तो जब राजेश्वरी आती है और कमला और प्रमोद से कहती है कि क्या बात हो रही है भाई बहन में, तो प्रमोद बताता है कि बस कुशल क्षेम पूछ रहा था, बस हाल समाचार पूछ रहा था, कुशल मंगल। तो राजेश्वरी कहती है कि हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? प्रमोद मौन रहता है, चुप रहता है। कमला की दृष्टि, नज़र जो है, कमला दृष्टि अपनी नज़र नीची कर लेती है। राजेश्वरी समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वे किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, अर्थात कुछ दिन पहले, जो कि प्रमोद ने पत्र द्वारा सूचित किया था, बताया था कि मैं ये तारीख को आऊँगा अपनी बहन की विदाई के लिए। तो वही यहाँ पर बात हो रही है कि जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? तो तभी से वे मना कर रहे थे कि नहीं, वो विदा नहीं करेंगे। मैं तो इतना समझा रही थी, समझाते समझाते हार गई, पर आखिर में तुमसे उन्होंने क्या कहा? तो प्रमोद अब भी मौन है, चुप है। राजेश्वरी कहती है कि मुझसे शर्म कैसी, अर्थात मैं भी माँ के समान ही हूँ तुम्हारे, मुझसे शर्माओ मत, बोलो क्या कहा उन्होंने? मेरे लिए जैसे रमेश वैसे ही तुम, अर्थात तुम भी मेरे बेटे समान हो, बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे? प्रमोद जी रुपए की तो बात नहीं हुई, वे तो वह टालना चाहता है, नहीं बताना चाहता कितना पैसा मांग रहे थे। राजेश्वरी बीच में ही कहती है कि माँ से झूठ बोलते हो, अर्थात मैं तुम्हारी माँ समान हूँ, मुझसे झूठ बोलते हो। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, उन्हें अर्थात अपने पति को, जीवनलाल को। इंसान से ज़्यादा प्यारा उन्हें पैसा है, और वे तुमसे पैसे की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रमोद जी, आप ये क्या कह रही हैं? तो राजेश्वरी कहती है प्रमोद की ओर एकदम गूढ़ मतलब गहरी दृष्टि नज़र से देखती हुई कि बोलो कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार हैं? तुम चुप क्यों हो, बताओ। प्रमोद कहता है धीमे और उदास स्वर में कि 5,000 बस। राजेश्वरी कहती है कि बस, मैं देती हूँ। तो वो कहती है जो 5,000 वो मांग रहे हैं मैं देती हूँ। तो उनके मुंह पर मारकर कहना, यह लो कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज़्यादा प्यार करते हो। कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़े पैसे रुपए के लिए कहा गया, और फिर उठकर सामने वाले द्वार दरवाजे की ओर वह बढ़ती है, अर्थात पैसा लाने के लिए, और कहती है कि अभी लाती हूँ। तो प्रमोद उठकर रोकता है और कहता है ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। प्रमोद कहता है कि मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार मूर्तिवत बैठी है, मतलब कमला जो है वह एकदम मूर्तिवत, मूर्ति की समान, जिसमें कोई हलचल ना हो, बिल्कुल वैसे ही बैठी है। राजेश्वरी कहती है लौटते हुए कि यह क्या कह रहे हो बेटा, मेरे रहते विदा ना हो, यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ, अर्थात तुम्हारे माँ पर क्या गुजरेगी जब वह देखेगी कि उसकी बेटी विदा नहीं हुई, तो यह मैं समझती हूँ। भारी स्वर में, गंभीर स्वर में
उदास स्वर में कि जिस तरह उतावली बेचैन होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, गौरी अपनी बेटी की रास्ता देख रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी, अर्थात नहीं, विदा अवश्य होगी। तुम अवश्य ही इसको विदा करा के ले जाओगे, तुम अकेले नहीं जाओगे। कमला से कहती है, कुंजियों का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ाते हुए। तो उसके पास जो चाबियों का, कुंजी मतलब जो चाबी था की, तो उसका गुच्छा छल्ला जो है निकाल कर कमला को देती है। बढ़ाते हुए कहती है कि जा बेटी, तिजोरी से रुपए निकाल ला। तो वह कमला से कहती है कि तिजोरी में रुपए रखे हैं, तो जाओ उसको निकाल लो। तो जो तिजोरी होता है, तो तिजोरी मतलब एक लोहे की मजबूत और छोटी भारी अलमारी होती है, जिसमें पहले ज़माने में जब बैंक वगैरह होता नहीं था तो जो संपन्न लोग हुआ करते थे उनके घर में एक तिजोरी अवश्य होती थी, क्योंकि जो गहने हैं, जो पैसे हैं, तो उसमें वे लॉक करके रखते थे। तो वही कहते हैं कि तिजोरी में रुपए रखे हैं, जा निकाल ला 5,000 रुपये। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। प्रमोद खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है। तो कमला, अब दूसरी कोई स्त्री होती या तो वह तुरंत गुच्छा लेकर के वह तुरंत जाती, 5,000 रुपये निकाल लाती, क्योंकि अब उसको मौका मिल रहा था मायके जाने का। पर कमला चूँकि एक आदर्श बहू है, आदर्श नारी है, और इसलिए वह चाबियों का गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। और प्रमोद भी खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है। अर्थात सब मिलाकर के न तो कमला की इच्छा है, न तो प्रमोद की, कि वह राजेश्वरी से 5,000 रुपये ले। राजेश्वरी कहती है, जाती क्यों नहीं? गुच्छा कमला के हाथ में थमाती, मतलब देती हुई, और कहती है, जल्दी कर। कमला उठकर माजी कहती है और फिर सिसकने लगती है, रोने लगती है। राजेश्वरी मेरी बेटी, ऐसा कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। तो प्रमोद खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। तो इस समय प्रमोद खिड़की के बाहर देख रहा है। तो यहाँ पर यह बात साबित हो जाता है, जैसे कि अभी इसके पहले प्रमोद ने कहा था कि सब एक ही धातु के बने हैं, जो ममता है केवल दिखावा है। और यहाँ पर यह साबित होता है कि नहीं, राजेश्वरी जो है वह जीवनलाल जैसी नहीं है, वह पैसे को महत्व नहीं देती, वह परिवार को महत्व देती है। तो यह बात साबित होता है। फिर तभी जीवनलाल जो कि बाहर से आते हैं और कहते हैं कि अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया और तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। राजेश्वरी कमला से, जा बेटी तू अंदर जा। कमला अंदर जाती है। प्रमोद मुड़कर बाहर वाले दरवाजे की ओर देखता है, जिधर से जीवनलाल आते हैं। जीवनलाल कहते हैं कि अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा यह भी तो देख लें, यह भी मतलब कि ये प्रमोद भी तो देखे कि नाक वाले अर्थात इज्जतदार लोग, नाक वाले इज्जतदार लोग अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। राजेश्वरी चिढ़कर, गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती मुँह से, जब देखो तब बेढंगी बेमतलब की बातें। अर्थात तुम अपने आप को इज्जत वाले कहते हो किसी के सामने, तो इसका तात्पर्य तो यही है कि वह इज्जत वाला नहीं है, तभी तो अपने आप को ऐसा शो कर रहे हो। तो इसलिए वह चिढ़ती है और कहती है कि गाली के अलावा सीधी बात मुँह से निकलती नहीं, जब देखो बेढंगी बेमतलब की निरर्थक बातें। जीवनलाल, यह लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने, मतलब मैंने बस इतना ही तो कहा कि प्रमोद भी देखेंगे कि नाक वाले अपने बेटी का स्वागत कैसे करते हैं, तो इसमें कोई गाली तो नहीं दी मैंने। फिर राजेश्वरी कहती है, तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो, इज्जतदार हो, और बाकी सब नकटे हैं। नकटे मतलब जिसकी कोई इज्जत ना हो। जीवनलाल, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखाई देती है। प्रमोद, तुम ही बताओ,
मैंने कोई बुरी बात कह दी? फिर वह प्रमोद से पूछता है कि मैंने जो कहा, क्या यह कुछ गलत कहा मैंने? प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ कहता है कि ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूंछ है, मतलब पैसे से ही इज्जत है। जिसके पास पैसा नहीं वह नाक मुंह होते हुए भी नकटा है, मुचकटा है। और जिसके पास आज के समय में धन संपत्ति पैसा नहीं, वह उसकी कोई इज्जत नहीं, वह नकटा है, मुचकटा है। फिर नेपथ्य में हॉर्न का स्वर बजता है। तो नेपथ्य मतलब जो स्टेज के पीछे की जगह होती है, मतलब रंगमंच का जो पर्दा है उसके पीछे की जगह, उसको बोलेंगे नेपथ्य, बैकग्राउंड में ऐसा। तो नेपथ्य में हॉर्न का स्वर बजता है, राजेश्वरी प्रसन्न स्वर में कि आ गई मेरी बेटी गौरी। अब यहाँ पर एक मिस्टेक है, आप कर लेंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पर राजेश्वरी दिया है ना, तो ये राजेश्वरी नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर जीवनलाल रहेगा। तो ये ध्यान देना, यह जो डायलॉग है वह जीवनलाल का है। तो जीवनलाल प्रसन्न स्वर में कहता है कि आ गई मेरी बेटी गौरी। फिर जीवनलाल राजेश्वरी से कहता है कि अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी है, मतलब वह बिल्कुल वहाँ खड़ी है, कहीं जाती नहीं है। उसकी दृष्टि, किसकी दृष्टि? जीवनलाल की। तो जीवनलाल की दृष्टि बाहर वाले द्वार दरवाजे की ओर है। प्रमोद भी उसी ओर देख रहा है। अंदर वाले द्वार दरवाजे के पर्दे की ओट में, ओट मतलब उसके पीछे छिपकर कमला खड़ी है। अब छिपकर इसलिए खड़ी है क्योंकि पर्दा प्रथा था ही पहले, तो अपने ससुर के सामने वह नहीं आ सकती थी, तो इसलिए छिपकर खड़ी है। बाहर से उसका हाथ मात्र दिखाई पड़ रहा है। जीवनलाल बड़े उत्साह से द्वार की ओर अर्थात दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, यह देखने के लिए कि उनकी बेटी आ गई है। तभी बाहर से रमेश आता है, इकहरे बदन का। इकहरे बदन का मतलब दुबला सा और सुंदर नवयुवक है। नहीं, तभी रमेश आता है बाहर से, इकहरे बदन का सुंदर नवयुवक है वह। पैंट और कमीज पहने हैं, मतलब पैंट और शर्ट। हाथ में बरसाती कोट है। बरसाती कोट चूँकि सावन का महीना है, बारिश का समय है, तो रेनकोट है। चेहरे पर उदासी के चिन्ह हैं, मतलब चेहरे से वह उदास है। बरसाती कोट कोच पर रखकर, सोफे पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। जीवनलाल बाहर वाले द्वार दरवाजे का पर्दा हटाकर बाहर झांकने देखने के बाद घबराए हुए स्वर में कहते हैं गौरी कहाँ है, क्योंकि वे देखते हैं कि केवल रमेश ही आता है, गौरी नहीं आती। बाहर पर्दा हटाकर भी देखते हैं तो गौरी नज़र नहीं आती। तो वे घबरा जाते हैं और घबराए हुई आवाज़ में कहते हैं कि गौरी कहाँ है? रमेश धीमे स्वर में, वह नहीं आई। जीवनलाल नहीं आई? क्यों? तबीयत तो ठीक है उसकी। तो जो उसकी तबीयत है वह तो खराब नहीं, वह तो ठीक है ना? रमेश जी हाँ। जीवनलाल फिर? रमेश उन्होंने विदा नहीं की, अर्थात लड़के वालों ने उनकी विदाई नहीं की। तो राजेश्वरी हत प्रभसी कोच पर बैठ जाती है। तो एकदम निस्तेज, शिथिल, शिथिल मतलब एकदम जैसे कोई सुस्त हो चुका हो, उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया हो। तो उसी तरह राजेश्वरी सोफे पर बैठ जाती है। कमला
के हाथ में कंपन न होता है, मतलब वह भी कांप सी जाती है। वह भी उम्मीद लगा कर रखी थी कि उसकी जो ननद है गौरी वह आएगी। तो जब वह सुनती है कि वह नहीं आ रही है तो वह भी जैसे कांप सी जाती है, और जिससे पर्दा भी हिल जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा है। अब ध्यान से इसलिए देख रहा है कि देखें अब ये क्या कहते हैं, कि जैसा मेरे साथ इन्होंने किया वही अभी इनके साथ भी हुआ। इस तरह से बड़े ध्यान से वह देख रहा है जीवनलाल की ओर। जीवनलाल कहते हैं जैसे किसी ने छाती पर घूंसा मार दिया हो, ऐसा लगता था उनको। उन्होंने महसूस किया जैसे किसी ने उनके छाती पर घूंसा मारा हो, प्रहार किया हो। और कहा कि विदा नहीं की, क्यों नहीं की विदा? रमेश कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवनलाल बिगड़ कर अर्थात डांटते हुए गुस्से में, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं दिया गया, लोभी लालची कहीं के। राजेश्वरी उठकर, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेचकर दे दें, पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती है। नाक भौं सिकुड़ना मतलब अप्रसन्न रहना, नाराज रहना, कि लड़की वाले अपना सब कुछ घर बार भी अगर बेच दें तो भी बेटे वालों को खुश नहीं कर सकते, वे फिर भी नाराज ही रहेंगे, उनकी नाक भौं सिकुड़ी ही रहेगी। जीवनलाल कहते हैं मगर शराफत और इंसानियत भी तो कोई चीज़ है, वे कहना चाहते थे ऐसा। कि बीच में ही राजेश्वरी ने टोक कर कहा कि अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो, मतलब अब शराफत और इंसानियत की बात कर रहे हो। कुछ देर पहले तो तुमने शराफत और इंसानियत नहीं दिखाई अपनी बहू के साथ, उसके भाई के साथ। जीवनलाल चुप रहो तुम। राजेश्वरी बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम हो कि अर्थात बहू का जो दहेज मिला है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ऐसा राजेश्वरी का मानना है। और वह कहती है मगर तुम हो कि मतलब और मांग करते हो। जीवनलाल अनसुनी करके राजेश्वरी की बात को सुनते नहीं हैं, उसको इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी की विदा न करके अर्थात मेरी बेटी की विदाई न करके उन्होंने अर्थात लड़के वालों ने मेरा अपमान किया है। मैं ऐसा वो कहना चाहते हैं कुछ और आगे, कि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा या ऐसा कुछ। राजेश्वरी कहती है तुम भी तो किसी की बेटी की विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का, तो अर्थात तुम भी तो वैसा ही कर रहे हो जैसा अभी तुम्हारे साथ हुआ, तो तुमको तकलीफ हो रही है। जीवनलाल चीखता है, चिल्लाता है कि गौरी की माँ अर्थात तुम चुप रहो, तुम मत बोलो। राजेश्वरी कहती है कि अब भी आंखें नहीं खुली, तो मतलब अभी भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी आंखें अभी भी नहीं खुल रही हैं, मतलब वास्तविकता अब भी नहीं समझ पा रहे हो। जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो कि दूसरा कोई तुम्हारी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार करे, वही दूसरे भी बेटी को भी तो दो। बिल्कुल वैसा ही तुम दूसरे की बेटी के साथ भी तो व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी के साथ व्यवहार हो। जब तक बहू और बेटी को तुम एक सा नहीं समझोगे, न तुम्हें सुख मिलेगा न शांति। अर्थात तुम्हें समझना होगा बहू और बेटी बिल्कुल एक जैसा, और जब तक ऐसा नहीं समझोगे न तो सुख मिलेगा न तो शांति। और याद रखो कि जैसा तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी के साथ लोग बर्ताव करें, व्यवहार करें, बिल्कुल वैसा ही तुम भी वही आदर वही सम्मान, वैसा ही व्यवहार तुम भी दूसरे की बेटी के साथ करो। अगर ऐसा करते हो तो तुम्हें सुख और शांति मिलेगी।
अब जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं, बेचैन से हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि वे अब क्या करें। वे हाथ मल रहे हैं, हाथ मल रहे हैं। तो हाथ मलना मतलब एक मुहावरा होता है, पछताना होता है। तो एक तरह से वे इधर उधर टहल भी रहे हैं, बेचैनी का अनुभव भी कर रहे हैं और उन्हें पश्चाताप भी हो रहा है। पश्चाताप कैसा हो रहा है? प्रमोद के साथ जैसा उन्होंने अभी कुछ देर पहले बर्ताव किया उस बात पर। फिर सिर नीचे उनका झुका हुआ है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है और जीवनलाल कहते हैं कि बहू और बेटी, बेटी और बहू अजीब उलझन है, मतलब एक विचित्र सी उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। राजेश्वरी, अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझनें सुलझ जाएंगी। उलझन समस्या तो सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, सब दूर हो जाएंगी, उसका हल निकल जाएगा। तब जब हर बेटे वाला यह याद रखेगा कि वह भी बेटी वाला है, अर्थात वह बेटी वाले के साथ अच्छा बर्ताव करेगा। फिर जीवनलाल फिर रुककर पत्नी की ओर, राजेश्वरी की ओर देखता है और कहता है कि शायद तुम ठीक कहती हो। तो प्रमोद आगे बढ़कर फिर धीमे स्वर में कहता है। तो प्रमोद जो अभी खड़ा था रमेश के बगल में, तो वह फिर धीमे स्वर में आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है जीवनलाल से कि बाबूजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जीवनलाल चौंक कर मतलब चौंक पड़ते हैं कि आज्ञा क्यों मांग रहा है, किस बात का। तो प्रमोद कहता है कि मेरी गाड़ी का समय हो गया, मतलब मेरी गाड़ी का, जिस गाड़ी से मैं घर जाने वाला हूँ, उस गाड़ी का, ट्रेन का समय हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। द्वार तक, दरवाजे तक जाता है, फिर घूम कर लौटता है, फिर कहता है कि मैं जल्द ही फिर आऊँगा, विश्वास रखें। इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना न भूलूंगा। तो आपको जो चोट लगी है उसके लिए मरहम भी लेकर आऊँगा, भूलूंगा नहीं। अर्थात वो 5,000 रुपये अवश्य इस बार जब आऊँगा तो लेकर आऊँगा और अपनी बहन को विदा कराऊँगा। जीवनलाल दुखी स्वर में, तो वो दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि ठहरो, रुको प्रमोद, मुझे और लज्जित न करो, मुझे और शर्मिंदा न करो। मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। तो जो मुझे चोट लगी थी, जो मेरा यह मानना था कि तुमने दहेज कम दिया, तो उस चोट का जो इलाज था वह बेटी की ससुराल वालों ने मेरी बेटी को न विदा करके एक दूसरी चोट दी और इस तरह से वह उसका इलाज हो गया। प्रमोद लौटता हुआ साश्चर्य मतलब आश्चर्य के साथ कहता है कि बाबूजी, वह भी भावुक हो उठता है। जीवनलाल निःश्वास मतलब एक लंबी सांस छोड़कर कहते हैं कि कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। राजेश्वरी की ओर मुड़कर कि अरे, खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, देख रही हो, अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू की विदा नहीं करनी है क्या? बहू की विदाई नहीं करनी है क्या? तो इस तरह से अब देखो मत, बल्कि अंदर जाओ और तैयारी करो, बहू की विदा करो। तो इस तरह से कमला का हाथ पर्दे की ओट में हो जाता है। तो जो पर्दे से दिख रहा था, पर्दे पकड़े हुए थी, तो वह हाथ हटा लेती है। ओट मतलब पर्दे के पीछे हो जाता है। वह हर्ष मतलब खुशी के आंसू पोंछती हुई, खुशी से आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह अपनी आंसुओं को पोंछती हुई शीघ्रता से जल्द ही अंदर जाती है। रमेश और प्रमोद मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखते हैं, मुस्कुराते हैं। जीवनलाल मंद गति से धीमी गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी धीरे धीरे यौवन का पात होता है।
तो यवनिका मतलब जो रंगमंच का जो स्टेज का पर्दा है वह यवनिका पात होता है, मतलब गिरता है। तो रंगमंच का पर्दा गिरता है। तो इस तरह से एकांकी कंप्लीट होती है और एकांकी के अंत में जो घर का वातावरण है वो बड़ा ही सुखमय और अशांत में हो जाता है और हर कोई प्रसन्न होता है। तो इस तरह से यह जो एकांकी है, बहू की विदा, इस पूरी एकांकी द्वारा एकांकीकार ने समाज में व्याप्त जो दहेज प्रथा है उसका विरोध किया है, उसके प्रति लोगों को जागरूक किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि एकांकीकार ने यह भी बताने का प्रयास किया है, यह भी संदेश दिया है पूरे समाज को, सभी पाठकों को, कि हमें बहू और बेटी में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं समझना है। हर बेटे वाले को यह भी समझना है कि वह भी बेटी वाला है। तो अगर ऐसा है तो जो घर परिवार का जो माहौल है वह कभी भी बिगड़ेगा नहीं, हमेशा सुख, समृद्धि और शांति रहेगी। तो इस तरह से यह चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।